नमस्कार, मैं हूं आंचल श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं 4 टीवी न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन देवभूमि उत्तराखंड पर। तो चलिए खबरों का आगाज करते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर देहरादून से आ रही है। नंदा देवी पर्वत पर चढ़ाई की तैयारी की जा रही है। 4 दशक बाद ट्रैकिंग को मिल सकती है मंजूरी। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, 4 दशक बाद ट्रैकिंग की मंजूरी मिल सकती है। पर्वतारोहण फाउंडेशन ने ये प्रस्ताव भेजा है। पर्यटक और वन विभाग मिलकर बनाएंगे योजना। लगातार हम आपको बता रहे हैं 4 टीवी न्यूज पर, साहसिक पर्यटन को मिलेगा चढ़ाई का मौका। 4 दशक बाद ट्रैकिंग को मंजूरी मिल सकती है। पर्वतारोहण फाउंडेशन ने ये प्रस्ताव भेजा है, उनकी तरफ से ये प्रस्ताव भेजा गया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में साहसिक पर्यटक को नया आयाम देने के लिए उनकी तैयारी चल रही है। नंदा देवी पर्वत को फिर से पर्वतारोहण के लिए खोला जाने की योजना बनाई जा रही है। भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन ने पर्यटक सचिव धीरराज गर्ब्याल को इस संबंध में ये प्रस्ताव भेजा है। पर्यटक विभाग, अब वन विभाग और पर्वतारोहण फाउंडेशन के सहयोग से इस पर विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। आपको बता दें कि साल 1983 से नंदा देवी शिखर पर चढ़ाई पर रोक लगाई हुई थी, लेकिन अब 4 दशक बाद इस शिखर को फिर से खोलने की योजना बन रही है। और अगर ये प्रस्ताव पास होता है तो इससे न सिर्फ उत्तराखंड में साहसिक पर्यटक को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि पर्वतारोहण प्रेमियों को भी एक नया लक्ष्य मिलेगा। उत्तराखंड में हरेला पर्व की धूम। उत्तराखंड में हरेला पर्व की धूम में जन आंदोलन हरेला पर्व बना रहित क्रांति उत्सव, एक पेड़ मां के नाम पर अभियान चलाया जा रहा है। लगातार हम आपको बता रहे हैं, एक पेड़ मां के नाम पर अभियान चलाया जा रहा है और 13 जिलों में सामूहिक वृक्षारोपण हरेला पर्व बना रहेगा। क्रांति का प्रतीक है ये और 8,13,000 से अधिक पौधे रोपे गए हैं। हरेला पर्व पर उत्तराखंड ने इतिहास रच दिया है। 8,13,000 से अधिक पौधे लगाए जाएंगे उत्तराखंड में। हरेला पर्व में इस बार सिर्फ एक त्योहार नहीं रहा, बल्कि एक रहित क्रांति और जन आंदोलन का रूप ले चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में पूरे राज्य ने मिलकर पर्यावरण संरक्षण का एक नया इतिहास रच दिया है। एक पेड़ मां के नाम जैसे संदेशों के साथ प्रदेश भर में 8,13,000 से अधिक पौधे लगाए गए हैं। 13 जिलों में एक साथ इस अभियान ने हरेला पर्व को जन भागीदारी और पर्यावरण चेतना का बड़ा उदाहरण। 8,13,000 से अधिक पौधे लगाए गए हैं। इस योजना के तहत उत्तराखंड का हर कोना हरियाली से भर गया है और ये पर्व बन गया है धरती मां के प्रति आभार जताने का प्रतीक। ये एक बड़ी पहल की गई है उत्तराखंड और नरेंद्र मोदी की तरफ से, सीएम धामी की तरफ से एक नई पहल की गई है। हरेला पर्व बना है एक पेड़ एक मां के नाम पर। ये जो अभियान चला है, 13 जिलों में सामूहिक वृक्षारोपण हुआ है। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि हरेला पर्व क्रांति का एक प्रतीक बन चुका है। हमारे साथ अजय पांडे ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से जुड़ चुके हैं। अजय, जिस तरीके से देखा जा रहा है जो हरेला पर्व है, ये एक बहुत ही अच्छी एक अभियान चलाया जा रहा है पुष्कर सिंह धामी की तरफ से, नरेंद्र मोदी की तरफ से। हरेला पर्व क्रांति का एक प्रतीक माना जा रहा है। जी 16 जुलाई को हरेला पर्व मनाया जाता है और इसके तहत पूरे 1 महीने तक वृक्षारोपण अभियान जारी रहता है। समय समय पर लोग अपने अपने सुविधा के अनुसार वृक्षारोपण करते हैं, लेकिन क्योंकि 16 जुलाई का जो दिन होता है वो बृहद वृक्षारोपण का दिन होता है और ये परंपरा पहाड़ में वर्षों से चली आ रही है। पूर्वज इस परंपरा को निभाते रहे हैं और उनके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी ये परंपरा चली आ रही है और उद्देश्य यही है कि हरियाली का एक संदेश देना है। और इसी संदेश को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में कल जो वृक्षारोपण अभियान चलाया गया,
इसमें एक रिकॉर्ड बना है और आज तक इतनी संख्या में वृक्षारोपण नहीं हुआ है एक साथ। और 8,13,000 जो सरकारी आंकड़ा बताया गया है उसमें इस आंकड़े को पार किया है। और चूंकि शुरुआत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून से की थी, अल्मोड़ा भी गए थे, वहां पर भी उन्होंने वृक्षारोपण किया है और लगातार इस अभियान को अब गति दी जाएगी आने वाले दिनों में और संख्या इसकी और बढ़ेगी, क्योंकि पहले दिन वृक्षारोपण की ये जो रिकॉर्ड संख्या हुई है। आजकल देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पूरे देशवासियों को आह्वान किया है कि चूंकि धरती माँ का जो कर्ज है उसे चुकाना है, अपनी जो माँ है जिन्होंने जन्म दिया है उनका कर्ज चुकाना है, तो उनके नाम पर उनकी स्मृति में, उनके सम्मान में एक पेड़ हर एक व्यक्ति को लगाना चाहिए। तो वही अभियान प्रधानमंत्री ने जो चलाया है, एक वृक्ष माँ के नाम और धरती का माँ का कर्ज चुकाओ, तो ये अभियान भी इसी के साथ जोड़ा गया है और सभी लोग माँ के नाम पर भी वृक्षारोपण कर रहे हैं। तो हरेला पर्व और इस अभियान के तहत ये रिकॉर्ड संख्या में वृक्षारोपण हुआ है। और देखिए उत्तराखंड में अधिकांश हिस्सा जो है वन क्षेत्र है, हरियाली का वातावरण रहता है और यही वजह है कि भारत के कोने कोने से लोग उत्तराखंड आना चाहते हैं, चाहे पर्यटन के क्षेत्र में हो चाहे तीर्थाटन के क्षेत्र में हो, तो लोग आकर के यहाँ आनंदित महसूस करते हैं। और यहाँ का जो संदेश अब पूरे देशवासियों को देने का प्रयास किया जा रहा है कि जब उत्तराखंड में हरियाली रह सकती है, उत्तराखंड के लोग हरियाली को लेकर के इतने संवेदनशील हैं, तो पूरे देशवासी को भी अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपने सुविधा के अनुसार वृक्षारोपण करना चाहिए। और आजकल इस वृक्षारोपण में एक और अच्छी बात यही रही है कि अधिकांश जो पौधे रहे हैं वो फलदार पौधे लगाए गए हैं कि जिनके फल आने वाले दिनों में आएंगे, तो उसका भी लोग उपयोग करेंगे। तो जाहिर है कि एक अच्छा संदेश देने का प्रयास किया गया है हरेला पर्व के तहत। और आज अब मुझे लगता है कि इस तरह की जो योजनाएं होती हैं, इस तरह का जो अभियान होता है, इसका लाभ पूरे देशवासी भी अपने अपने क्षेत्रों में उठाना चाहेंगे और वो भी वृक्षारोपण अभियान में शामिल होंगे। जी अच्छा अजय, जिस तरीके से इसका जो नाम दिया गया है, एक पेड़ माँ के नाम, ये अपने आप में ही एक बहुत कुछ दिखाता है। तो इस तरीके अगर हर प्रदेश, हर जगह अगर इस तरह का अभियान चलाया जाएगा तो आगे वाले दिनों में ये बहुत फायदेमंद हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए आजकल चूंकि उत्तराखंड में जो पहाड़ की संस्कृति है, पहाड़ के जो लोग हैं, जो पूर्वज रहे हैं, उनकी एक सोच काफी बेहद रही है और यही वजह है कि उन्होंने एक दिन चुना कि उस दिन कम से कम हर व्यक्ति, एक परिवार वृक्षारोपण करेगा। तो वृक्षारोपण को लेकर के जो गंभीरता रही है पहाड़ के लोगों में, उत्तराखंड के लोगों में, उस अभियान के तहत उसे एक त्योहार का रूप दिया गया और ये एक त्योहार जो है पूरे देश के लिए जन जागरण अभियान जरूर बनेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर कोई अभियान शुरू करते हैं, कोई बात कहते हैं, तो उनकी बातों को भी लोग काफी गंभीरता से लेते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जब सभी लोगों को आह्वान किया है कि सभी लोग एक पेड़ माँ के नाम अभियान में शामिल हों, अपने माँ के लिए उनके प्रति एक श्रद्धा भावना रहे, धरती माँ का जो कर्ज है वो भी चुकाना है, तो ऐसे में उन्होंने जो अभियान कहा है एक पेड़ माँ के नाम, तो संभवतः हर व्यक्ति एक पेड़ लगाने का प्रयास करेगा और पूरे देश में एक जन जागरण जो होगा, ये हरियाली का बहुत बड़ा संदेश है। और सभी लोग इस संदेश के साथ अपने आप को जोड़ेंगे, इस अभियान के साथ अपने आप को जोड़ेंगे और पूरे देश में वृक्षारोपण बृहद तरीके से होगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। जी, इसको ज्यादातर जो लोग हैं इसको क्रांति का प्रतीक भी कह रहे हैं, लगातार हम देख सकते हैं। जी देखिए आजकल क्रांति जरूर है, क्योंकि अगर हम हरित क्रांति की बात करते हैं और हम हर चारों तरफ हरियाली की बात करते हैं, तो
तो सिर्फ केवल वृक्षारोपण करने से ही काम नहीं चलेगा, जबकि जो वृक्ष लगे हुए हैं उन वृक्षों की सुरक्षा कैसी होगी, उनको समय समय पर खाद पानी कैसे देना है, उनको सुरक्षित रखते हुए कम से कम साल भर कैसे उनकी निगरानी करनी है, ये तमाम ऐसे विषय हैं जिनको लेकर के लोग जरूर गंभीर होंगे। और जब जिस उत्सुकता के साथ, जिस उत्साह के साथ लोग इस अभियान में शामिल होकर के वृक्षारोपण कर रहे हैं, तो जाहिर है कि वो अपने सामने ही उन पौधों को बड़े होते देखते हुए उनका संरक्षण करेंगे, उनका रखरखाव करेंगे, उनको बचाने का पूरा प्रयास करेंगे और अपने आसपास के लोगों को भी ये संदेश देंगे कि कैसे वृक्षारोपण अभियान को हम में शामिल होकर के उनको कैसे वृक्षों को बचाएं, कैसे पौधों को बचाएं और फलदार पौधों को लगाने की जो नीति तैयार की गई है, जिस तरह से लोगों को इससे जोड़ने का प्रयास किया गया है, ये भी एक अनूठा पहल है। क्योंकि देखिए, वृक्षारोपण आप किसी भी तरह के वृक्ष को लगा सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, लेकिन अगर फलदार वृक्ष लगाएंगे तो वो भी आपके लिए फायदेमंद होगा। आप अपने सामने उन वृक्षों के जो फल निकलेंगे उनको आप उपयोग कर सकते हैं, आपके परिवार के लोग उपयोग करेंगे, आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए फायदेमंद साबित होगा, वो भी उसका उपयोग करेंगे। तो ये जो अभियान है, ये जो परंपरा है, इसको जीवंत रखना है और इसको एक अभियान के रूप में इसको आगे बढ़ाना है, सभी लोगों से इस पहल में शामिल होने की अपील करना है। तो उत्तराखंड से एक बड़ी अपील पूरे देश के लिए जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से पूरे देशवासियों के लिए अपील की है, वो भी एक बृहद अपील के तौर पर है। और उत्तराखंड में जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल वृक्षारोपण किया था, पहले उसकी जो शुरुआत की थी, अब उसके बाद से पूरे दिन लगातार विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे सरकारी संस्थाएं हैं, अर्ध सरकारी संस्थाएं हैं, निजी जो संस्थाएं हैं, समाज सेवी संस्थाएं, स्कूल हैं, तमाम उनके जो बच्चे हैं स्कूलों की तरफ से अभियान चलाए गए। तो बहुत सारे लोग इस अभियान में शामिल हुए, उन्होंने वृक्षारोपण किया और एक शपथ ली कि इस वृक्ष को जिसका वो रोपण कर रहे हैं, जिस पौधे का वो रोपण कर रहे हैं, उसका संरक्षण करेंगे, उसकी देखभाल करेंगे और लोगों को, अपने आसपास के बाकी के अन्य लोगों को भी ये बताएंगे कि कैसे इस अभियान के साथ वो भी जुड़े और पूरे देश को हरियाली का संदेश वो कैसे दें। जी अजय, इस खबर के लिए शुक्रिया, बने रहिए हमारे साथ। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड में 19 अगस्त से 22 अगस्त तक विधानसभा का मानसून सत्र गैरसैंण के भराड़ी सैंण स्थित विधानसभा भवन में आयोजित किया जाएगा। लेकिन इस बार सत्र को लेकर एक खास सवाल चर्चा में है। प्रदेश में फिलहाल कोई संसदीय कार्य मंत्री नहीं है। ऐसे में ये सवाल उठ रहे हैं कि सदन की जो कार्यवाही है वो कैसे संचालित होगी और जिम्मेदारी कौन निभाएगा। इस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हर निर्णय लेने के लिए सक्षम है और स्वतंत्र हैं। सत्र शुरू होने में अभी 1 महीना है और सीएम जल्द ही इस विषय पर फैसला लेंगे कि कौन संसदीय कार्य मंत्री की भूमिका निभाएगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी हर चीज के निर्णय लेने के स्वतंत्र हैं। सदन की कार्रवाई अभी 1 माह शेष है। बहुत जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी कौन से कार्य मंत्री होंगे उसकी विरोध में घोषणा करेंगे। हाँ, ये बड़ी बात है, इस बार का सत्र देशकाल राजधानी गैरसैंण में होने जा रहा है। इस निर्णय के लिए मुख्यमंत्री तो माननीय मुख्यमंत्री जी हर चीज के निर्णय लेने के उत्तराखंड में स्कूलों में गीता के श्लोक पढ़ाने को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। कई शिक्षकों ने इसका विरोध करते हुए शिक्षा निदेशक को पत्र लिखा है। एसएससी शिक्षक एसोसिएशन ने संविधान का हवाला देते हुए इस पहल पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि सरकारी निधि से संचालित शैक्षणिक संस्थाओं में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा देने संविधान के सिद्धांतों के खिलाफ है। एसोसिएशन ने साफ कहा है कि श्लोक पढ़ाना धार्मिक गतिविधि में आता है और इससे शैक्षणिक माहौल प्रभावित हो सकता है। अब ये मामला शिक्षा विभाग के लिए चुनौती बन गया है। जुलाई 2025 को निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखंड के द्वारा एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें माध्यमिक विद्यालयों में प्रतिदिन भगवत गीता के श्लोक सुनाए जाने और उनकी व्याख्या किए जाने का आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के बाद
SC/ST शिक्षक एसोसिएशन की ओर से इसका विरोध करते हुए इस आदेश को वापस लिए जाने का अनुरोध किया गया है। इस संबंध में निदेशक महोदय को ज्ञापन भी दिया गया है। हम विदित है कि भगवत गीता शुद्ध रूप से एक धार्मिक ग्रंथ है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 28(1) में स्पष्ट रूप से लिखित किया गया है कि पूर्णतया आंशिक रूप से सरकारी निधि से संचालित शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जा सकती है। यह प्रावधान देश के धार्मिक और सभी धर्मों के प्रति समान भावनाओं को बनाए रखने के उद्देश्य से बनाया गया है। उक्त निर्देश संविधान के प्रावधान का उल्लंघन करता है और जो शिक्षा विभाग के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो उन्होंने बैठक करके मंथन किया होगा और मुख्यमंत्री को इसके बारे में जानकारी दी होगी और उसके बाद ही मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश के तहत अब स्कूलों में इस तरह का प्रावधान किया गया है ताकि बच्चों को गीता के श्लोक पढ़ाए जाएं और उसके बाद में उसके अर्थ के बारे में जानकारी दी जाए, उसको भी विस्तार से बताया जाए। अब सवाल जो विरोध का आया है आंचल, ये विरोध शिक्षकों की ओर से है, तो जाहिर है देखिए इसको अब आप किसी अन्य धर्म का विरोध नहीं कर सकते, किसी अन्य व्यक्ति का विरोध नहीं कर सकते। ये शिक्षा विभाग यानी विभागीय जो लोग हैं वो ही विरोध कर रहे हैं, तो अपने आप में एक बड़ा सवाल ये जरूर बनता है। अब आंचल यहाँ पर एक और बिंदु आती है देखने में कि जहां संविधान के उल्लंघन और संविधान को बचाए रखने की जब बात आती है तो ये भी सरकार का दायित्व है, ये भी शासन प्रशासन का दायित्व है कि संविधान को कैसे बचा करके रखा जाए, उसका जो नियम है उसका पालन कैसे कराया जाए। अब सरकार की ओर से ये कहा जा रहा है कि जो नई शिक्षा नीति 2020 में लागू हुई थी तो उसमें ये कहा गया था कि जो हमारे पारंपरिक जो चीजें हैं उनके बारे में बच्चों को बताया जाए। और सरकार का ये कहना है कि चूंकि गीता का श्लोक हम एक धार्मिक चीज को लेकर के नहीं कर रहे हैं, एक धर्म के विशेष को लेकर के नहीं कह रहे हैं, हम अपने सांस्कृतिक मर्यादाओं के तहत इसको बता रहे हैं और इसको आधुनिक शिक्षा प्रणाली में हम इसको शामिल कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के उनके तरफ से जो बात कही जा रही है सरकार की ओर से, ये यही कहा जा रहा है कि ये किसी एक धर्म चीज की बात नहीं है, हम सिर्फ अपने सांस्कृतिक मूल्यों को लेकर के हम बच्चों में अच्छे आचरण डालने के लिए इस तरह की चीजों को पढ़ा रहे हैं। अब चूंकि जो लोग विरोध कर रहे हैं यानी शिक्षा विभाग के ही जो तमाम शिक्षक हैं वो जो विरोध कर रहे हैं SC/ST वर्ग के, उनका जो तर्क है, उनका ये कहना है कि चूंकि स्कूलों में हर समुदाय के बच्चे पढ़ने आते हैं, हर वर्ग के बच्चे पढ़ने आते हैं, तो ऐसे में अगर सिर्फ एक ही समुदाय एक ही वर्ग के चीजों को पढ़ाया जाएगा तो ये धार्मिक कट्टरता की ओर बढ़ेंगे बच्चे, ये ठीक नहीं है। जो विरोध कर रहे हैं उनका ये कहना है। तो अब आंचल सवाल कई सारे हैं, इनका अब आने वाले दिनों में जवाब भी आएगा शिक्षा निदेशालय की ओर से, अब इस पर स्पष्टीकरण भी होगा और जो तमाम तरह के जो लोग विरोध कर रहे हैं, जिन्होंने सवाल उठाए हैं, उनको बताया जाएगा कि क्योंकि सरकार ने मंथन किया है, चिंतन किया है, उसके बाद ही इस चीज को लागू किया है। तो आंचल अब देखने वाली बात होगी कि क्या
सरकार इन शिक्षकों की बातों को मानती है, अपने कदम पीछे खींचती है। जो उन्होंने प्रावधान लागू किया है वो प्रावधान को हटाया जाएगा, रोका जाएगा, या फिर कोई और तर्क दे करके उन प्रावधानों को फिर से सुचारू किया जाएगा। तो अब द्वंद्व की स्थिति शिक्षा विभाग के बीचों बीच में ही है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि ये बड़ा मामला अब इसलिए बन रहा है क्योंकि जिन्होंने इसको लागू करना है वही लोग अब इसका विरोध भी कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी बात यहाँ पर देखने को जरूर मिल रही है। जी हाँ, चल जी अजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अगली खबर का रुख करते हैं। हिमालय क्षेत्र विशेषकर उत्तराखंड को लेकर देश के बड़े वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है। वैज्ञानिकों ने अनुसार ये टेक्निक प्लेटों के लगातार संघर्ष से बड़ी मात्रा में ऊर्जा जमा हो रही है, जो भविष्य में एक बड़े भूकंप का कारण बन सकती है। हाल ही में उत्तराखंड और आसपास के इलाकों में आ रहे छोटे भूकंप के झटके इसी बड़ी हलचल का संकेत माने जा रहे हैं। भूकंप से जुड़ी सबसे अहम बातें कब, कहां, कितनी तीव्रता होगा, इनमें से कहा है कि कुछ अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन कब और कितना बड़ा इसका अनुमान फिलहाल संभव नहीं है। उत्तराखंड में 2 GPS सेंसर लगाए गए हैं, तो ये निगरानी कर रहे हैं कि कहां कितनी ऊर्जा जमा हो रही है। वीडियो इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों डॉक्टर नरेश कुमार ने कहा है कि हिमालय क्षेत्र में भूकंप की आशंका स्वाभाविक है, लेकिन इसकी जो सटीक भविष्यवाणी अभी तक संभव नहीं है। वैज्ञानिकों का सुझाव है कि निगरानी के लिए और ज्यादा उपकरण लगाए जाएं ताकि खतरे के समय राहत मिल सके और जो आम जनता है उनको कई खासा परेशानी ना हो सके। देखो, उत्तराखंड हो या हिमालय का कोई भी पार्ट हो, खतरा तो अर्थक्वेक का है और रहता है, भूकंप का है, क्योंकि जिस भाग में उत्तराखंड है हिमालय में, वहाँ तो खतरा रहता ही रहता है। अभी हाल ही में मेरे लिए दिल्ली के नज़दीक जज्जर में 2 अर्थक्वेक आए हैं, तो इससे लेके कुछ चिंता बढ़ गई है। बट ये अर्थक्वेक आते रहते हैं और नॉर्मल वो है, इसकी प्रक्रिया है जो अर्थक्वेक आने की है, 3 और 4 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक। तो मंथली हम देखें तो देहरादून में ऑपरेशन कालनेमी में 8 ढोंगी गिरफ्तार हो गए। फर्जी मौलाना चंदा मांगते पकड़े गए हैं। पुलिस ने अब तक 121 में कार्रवाई कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, फर्जी मौलाना चंदा मांगते हुए पकड़े गए हैं। पुलिस ने अब तक 121 पर कार्रवाई कर दी है। प्रदेश भर में ढोंगियों पर सिकंजा कसा जा रहा है। ऑपरेशन से घबराकर भागने लगे हैं। जो भी पाखंडी रच रहे थे, जो भी अपना पाखंड रच रहे थे, अब वो भाग रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड पुलिस का ऑपरेशन कालनेमी लगातार प्रभावी कार्रवाई के साथ आगे बढ़ रहा है। देहरादून पुलिस ने मदरसे के नाम पर चंदा इकट्ठा कर रहे एक फर्जी मौलाना समेत 8 ढोंगियों को गिरफ्तार कर लिया। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। ये सभी लोग भोले भाले लोगों को झांसे में लेकर धोखाधड़ी कर रहे थे और पुलिस के मुताबिक अब तक ऑपरेशन कालनेमी के तहत अकेले देहरादून में 121 पाखंडियों और ढोंगियों को उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, उनको पकड़ा गया है। वहीं पूरे प्रदेश में ये संख्या 1000 से ज्यादा पहुंच चुकी है। ऑपरेशन के डर से अब जो ये फर्जी भाबा हैं, जो फर्जीवाड़ा कर रहे थे, अब वो भागते नजर आ रहे हैं, प्रदेश छोड़कर भागते नजर आ रहे हैं। पुलिस की इस कार्रवाई को जनता का भी समर्थन मिल रहा है, क्योंकि लंबे समय से ऐसे फर्जी धार्मिक चेहरों की बढ़ती गतिविधियों से लोग परेशान हो रहे थे। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि फर्जी मौलाना पकड़े गए, भीख मांगते हुए पकड़े गए। पुलिस ने अब तक 121 पर सिकंजा कस लिया है, उनको पकड़ा है। प्रदेश भर में ढोंगी पकड़े जा रहे हैं। ऑपरेशन से घबराकर अब प्रदेश छोड़कर भागते नजर आ रहे हैं। हरिद्वार में शिव भक्ति का अनोखा नजारा देखने को मिला है। जब डीजे की भक्तिमय धुनों को कावड़ लेकर लौटते शिव भक्तों ने पूरे माहौल को बम बम भोले के जय घोष से गूंजा दिया था। कावड़ियों ने तय गाइडलाइंस का पूरा पालन करते हुए अनुशासन में यात्रा निकाली, जिसमें भक्ति और व्यवस्था का अद्भुत संतुलन देखने को मिला है। हरिद्वार की सड़कों पर चारों ओर शिव भक्त का रंग छाया रहा। संगीत, श्रद्धा और नियमों के मेल ने इस बार की कावड़ यात्रा को और भी ज्यादा खास बना दिया है। प्रशासन की कड़ी सख्ती और भक्तों की समझदारी ने मिलकर इस धार्मिक यात्रा को एक सफल और अनुशासित आयोजन बना दिया है। लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जिस तरीके से
लाइन से और इधर उधर ना करते हुए यात्रा निकाली जा रही है। लगातार कांवड़ी अपने संयम के साथ यात्रा निकाल रहे हैं और प्रशासन लगातार इसमें निगरानी रख रहा है कि आम जनता को कोई परेशानी ना हो। अनुशासित आयोजन इस बार की कांवड़ यात्रा रही है। लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जिसमें आस्था और अनुशासन दोनों का ही मेल दिख रहा है। रुद्रप्रयाग के सुमेरपुर डोंगरी के श्यामर गांव में अज्ञात शरारती तत्वों ने जमकर उत्पात मचाया। गांव के लोगों की 15 बाइक, स्कूटी और एक कार को रात में निशाना बनाकर भारी नुकसान पहुंचाया गया है। खास बात यह रही कि सभी वाहन एक ही गांव के थे, जिसमें लोगों में दहशत फैल गई है। पीड़ितों ने इस घटना के पीछे गांव की पंचायती राजनीति और आपसी रंजिश का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि जानबूझकर एक ही पक्ष के लोगों के वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया है। ग्रामीणों ने पुलिस से मामले की गंभीरता से जांच कर सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। उत्तराखंड के विकास नगर क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। धूलकोट जंगल में माता मंदिर के पास एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई। सहसपुर से देहरादून की ओर जा रही दिल्ली नंबर की एक गाड़ी ओवरटेक करते समय सड़क से नीचे उतर गई और जंगल में कई पलटे खाके गिर गई। हादसे के वक्त गाड़ी में 2 युवक सवार थे जो ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी के शर्ट पहने हुए थे। गनीमत रही कि इस भीषण हादसे में कोई बड़ी जानमाल की हानि नहीं हुई है। गाड़ी की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि रफ्तार कितनी तेज रही होगी। फिलहाल पुलिस ने मौके में पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी है। 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। पहाड़ों में भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। 1 हफ्ते तक बारिश का ये जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। मौसम विभाग ने लोगों को अलर्ट कर दिया है। उत्तराखंड में मौसम ने फिर से चिंता बढ़ा दी है। एक बार मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, नैनीताल और बागेश्वर जिलों में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। आने वाले 1 हफ्ते तक पूरे प्रदेश में रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। लगातार हम आपको बता रहे हैं पहाड़ों में भूस्खलन का खतरा भी बढ़ता नजर आ रहा है। लगातार बारिश से भूस्खलन की जो घटनाएं हैं वो बढ़ सकती हैं, जिससे जो यातायात और जनजीवन पर ज्यादा उसका असर पड़ सकता है। मौसम विभाग ने सभी जिलों के प्रशासन और स्थानीय लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है, खासकर उन क्षेत्रों में जो भूस्खलन और जलभराव की दृष्टि से संवेदनशील माने जाते हैं। लगातार प्रशासन की ओर से राहत और बचाव टीमें अलर्ट पर रखी गई हैं और लगातार ये अपील की जा रही है कि घर से बाहर ना निकले, मौसम को देखते हुए ही अपनी जरूरी काम के लिए बाहर निकले। लगातार मौसम विभाग ने लोगों को अलर्ट कर दिया है। तो ये थी देवभूमि उत्तराखंड की आज की बड़ी खबरें। ऐसी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा और आप देखते रहिए 4 TV न्यूज। नमस्कार।